हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? और कैसा है आपके यहाँ का मौसम? यहाँ तो बहुत औसम मौसम हो रहा है, बारिश आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है मेरे मेरे एरिया में। तो विपुल, निकिता, मुस्कान, आशिता, नेहा सबके अटेंडेंस लग चुकी है। बाकी लोग। गुड मॉर्निंग मुकेश, मैत्री, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैत्री इज फ्रॉम पालघर। तो पालघर में साइक्लोन कैसा था मैत्री? मॉर्निंग। नहीं आया। ओके। मॉर्निंग प्रांजलि। चलो, तो अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं आईटीसी का। आज आईटीसी खत्म हो जाएगा, बट उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिवाइज करेंगे जो भी हमने आईटीसी अभी तक पढ़ा है। पहले वो रिवाइज करेंगे, उसके बाद आज का पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज का पार्ट वेरी सिंपल है और यू कैन से कि ये आपको ज्यादा याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज इजी टू रिमेम्बर, ठीक है। और मतलब इट इज वेरी कॉमन सेंस। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो ठीक है, ये तो इट इज कॉमन सेंस, ठीक है। तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो लेट्स स्टार्ट। एंड जस्ट एक मैं पहले से आपको बता दूं कि माय मतलब इन माय एरिया देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। तो मे बी इट इज पॉसिबल कि मेरा जो वीडियो है वो हो सकता है बीच में बंद हो जाए इफ माय लैपटॉप गेट्स डिस्चार्ज्ड। बट ये जो स्क्रीन है ये आपको दिखती रहेगी, क्योंकि थैंकफुली मेरे आईपैड की बैटरी है 65%, आप देख सकते हो। तो माय वीडियो कुड स्टॉप इन बिटवीन, तो उस टाइम मेरी आवाज आपको बट सुनाई देगी, ठीक है। तो एंड डॉट ऑन दैट नोट, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सबसे पहले हमने आईटीसी में क्या पढ़ा था? तो हमने देखा था आईटीसी में 6 चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। फर्स्ट है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन, कि कौन एलिजिबल होगा आईटीसी लेने के लिए और क्या क्या कंडीशंस मीट करनी पड़ेगी आईटीसी लेने के लिए। सेकंड, हमने ब्लॉक्ड क्रेडिट्स के बारे में पढ़ा था कि भले ही आप एलिजिबल भी हो, आपने सारी कंडीशंस भी मीट करी है, फिर भी गवर्नमेंट ने क्या बता रखे हैं, कुछ क्रेडिट 17(5) में जो कि आप नहीं ले सकते हो। फिर कल हमने पढ़ा था अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, कि अगर आप कोई भी इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स यूज कर रहे हो किसमें, फॉर मैन्युफैक्चरिंग बोथ यू नो एग्जेम्प्टेड सप्लाई एज वेल एज टैक्सेबल एंड जीरो रेट सप्लाई, तो उस केस में आप कितना रिवर्स करोगे, वो सब चीजें हमने पढ़ा था, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एलिजिबल होना है आईटीसी लेने के लिए, तो सबसे पहले तो आप रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब इट इज लॉजिकल कि आप आईटीसी का करोगे भी क्या, क्योंकि आगे आप आईटीसी का यूज करके करते हो पेमेंट के लिए। अगर आपका आउटपुट लाइबिलिटी ही नहीं रहेगी, आप अनरजिस्टर्ड रहोगे, तो आप उस आईटीसी का करोगे क्या? इसलिए रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलता है। और अगर वो आपने बिजनेस में यूज करा है तो ही गवर्नमेंट आपको देती है, क्योंकि बिजनेस में आपने यूज करा है तो आप उसको जीएसटी आगे यूज करोगे करने के लिए, आप ज्यादा पे करोगे गवर्नमेंट को। इन शॉर्ट, तो गवर्नमेंट हमेशा क्या सोचती है कि अगर आप हमको ज्यादा आगे पे करने वाले हो टैक्स, तो ये वाला टैक्स हम आपको आईटीसी में दे सकते हैं। देन कंडीशंस, आप एलिजिबल हो उसके बाद आपको ये कंडीशंस भी मीट करनी पड़ेगी तभी मिलेगा। फर्स्ट है, आपको टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए या बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए। ये सब आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ मैंने टैक्स पे किया है। अगर रिवर्स चार्ज है तो आपके पास चालान होना चाहिए गवर्नमेंट को टैक्स पे करने वाला। देन आपको जो सप्लाई है वो रिसीव होना चाहिए। इसमें एक यू नो एक एक्सेप्शन है जो कि बिल टू शिप टू का है। बिल टू शिप टू में आप बोलते हो कि मेरी जगह आप सप्लाई किसी और को दे दो, तो अगर वो किसी और को भी रिसीव हो गया है तो क्या मान लेंगे कि वो आपको रिसीव हो गया है, ठीक है। देन सप्लायर शुड हैव पेड टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो हमने एक प्रोविजनल स्कीम के बारे में पढ़ा था। गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप जितना सप्लायर ने अपलोड किए हैं इनवॉइसेस और आपके 2B में 2A में दिख रहे हैं, उसका आप 20% एक्स्ट्रा तक ले सकते हो, ठीक है। देन
रेसिपिएंट शुड फाइल रिटर्न, जो आप हो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आप 3B में दिखाओगे कि हाँ मुझे जीएसटी चाहिए, तभी आईटीसी चाहिए, तभी उनको पता चलेगा कि आपको कितना आईटीसी चाहिए, नहीं तो उनको कैसे आप इंफॉर्मेशन दोगे। अदर रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको पेमेंट करना है वेंडर को 180 डेज में। ये क्यों है, क्योंकि टैक्स है कि इस पे इनडायरेक्ट टैक्स है, तो वो है आप पे, सिर्फ कलेक्ट आपका वेंडर रहा है जो सप्लायर है आपका, ठीक है। तो जब तक आप उसे 100+18 नहीं दोगे तब तक वो 18 गवर्नमेंट को कैसे पे करेगा, उसे अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप एटलीस्ट 180 डेज में तो उसको पेमेंट कर दो। अगर नहीं किया आपने 180 डेज में तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और फिर 180 डेज के बाद आप जब भी उसको वापस से पे कर रहे हो, जब उसको आप पे कर रहे हो तब आप उसको वापस से क्रेडिट ले सकते हो, रिक्रेडिट ले सकते हो, और उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। रिक्रेडिट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप 1 साल 2 साल कभी भी उसको वापस से ले सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो अवेल कर रखा है, अब उसको रिक्रेडिट ले रहे हो, ठीक है। कब ये जो पेमेंट वाली कंडीशन है वो नहीं जरूरी रहेगी, अगर रिवर्स चार्ज में आप कर रहे हो तो आपको खुद को ही जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है, उसको आपके सप्लायर के थ्रू नहीं जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला रिवर्स चार्ज। अगर आपको पेमेंट करना ही नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन है आपका पेमेंट, आपने किसी रिलेटेड पार्टी से फ्री में कुछ चीज ली है बट उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो उस केस में आपको जो सप्लाई आपको कंसिडरेशन नहीं पे करना है, फिर भी क्या मान लिया जाएगा, आपने कंसिडरेशन पे कर दिया है। अगर आपने आप रेसिपिएंट हो, ठीक है, आपको सप्लायर ने बोला कि आप पेमेंट मेरी जगह किसी और को दे दो, आपने किसी और को दे दिया, तो भी क्या मान लिया जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया है। आईटीसी ऑन, अगर आपके पास गुड्स इंस्टॉलमेंट में आ रहे हैं तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगी तभी माना जाएगा आपको क्रेडिट, आप ले सकते हो। कैपिटल गुड्स में अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो जीएसटी वाले पोर्शन पे तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। देन कब तक क्लेम कर सकते हो आप क्रेडिट, तो फाइलिंग ऑफ सितंबर रिटर्न ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर एनुअल रिटर्न ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, उन दोनों में से जो भी अर्लियर होगी तब तक आप क्रेडिट ले सकते हो। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ब्लॉक्ड क्रेडिट्स के, वो सब क्रेडिट जहां पर आप एलिजिबल भी हो, अपने कंडीशन भी मीट करिए, फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो कब, तो हमने बात करी थी मोटर व्हीकल और वेसल्स की, ठीक है। अगर मोटर व्हीकल की कैपेसिटी 13 या उससे कम है तो मतलब वो छोटी कार है, वो आप पैसेंजर पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज कर रहे हो तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। देन अगर आपकी कैपेसिटी 13 से ज्यादा है, मतलब क्या है, वो बस है और बस जनरली कोई पर्सनल पर्पस के लिए तो लेता नहीं है, तो इसलिए उसका मिल जाएगा आपको। देन अगर आपने उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज कर रहे हो, आपने उसको ओला में चला रहे हो तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। देन अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए ले रहे हो, आपने एक पिकअप वैन ले रखी है जिसमें पीछे गुड्स आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो भी मिल जाएगा। डंपर्स और टिपर्स का भी आपको मिल जाएगा, बड़े बड़े गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए ही ये काम आते हैं। सेम एयरक्राफ्ट के लिए भी है, कब मिल जाएगा, अगर आप उसी एयरक्राफ्ट के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो। यहाँ पर भी अगर आप मोटर व्हीकल की ट्रेडिंग कर रहे हो, मोटर व्हीकल खरीद के बेच रहे हो, आपका बिजनेस ही वही है तो मिल जाएगा। देन अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का है या फिर आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, यहाँ पर भी अगर आप उनको ड्राइविंग स्कूल है आपका और आपने कार खरीदी है तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अगर आप जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो सेम, अगर यहाँ पर आपको क्रेडिट मिल रहा है मोटर व्हीकल का, वेसल का या फिर एयरक्राफ्ट का, तो ही आपको उसके इंश्योरेंस, रिपेयर्स, लीज और इन सब का क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। तो जिसका एलिजिबल है उसका आपको मिल जाएगा। और यदि आप मैन्युफैक्चरर हो तो भी आपको इंश्योरेंस का इंश्योरेंस, रिपेयर्स और इन सब का मिल जाएगा, या फिर आप उसमें ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो भी आपने गुड्स को इंश्योर करवा रखा है, राइट, तो उसमें आपको केस में मिल जाएगा क्रेडिट। देन फूड, बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, कॉस्मेटिक, ब्यूटी ट्रीटमेंट, सर्जरी, ये सब चीजों का क्रेडिट नहीं मिलता है, एक्सेप्ट अगर आप सेम चीज सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपको एक पार्टी का ऑर्डर मिला आउटडोर केटरिंग का, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया, तो जो आपका सेकंड लेग है, जब आपने सब कॉन्ट्रैक्टर को दिया है वो आपको जो जीएसटी चार्ज करेगा आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। बट आप जो सप्लाई कर रहे हो उस वेडिंग में, उसका क्रेडिट आपका रेसिपिएंट नहीं ले पाएगा क्योंकि वो पर्सनल कंजम्पशन है, राइट। देन अगर एम्प्लॉयर ने कुछ चीज दी है एम्प्लॉय को अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो वो सप्लाई क्या हो जाएगा, उसका आप क्रेडिट ले सकते हो। आपने कैंटीन फैसिलिटी फॉर एग्जांपल कभी फैक्ट्री एक्ट में दे रखा है कि आपको कैंटीन चलाना इज कंपलसरी, उसके लिए आप अगर कुछ फूड एंड बेवरेजेस ले रहे हो तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। देन
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या फिर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो आप किसका, इमोल प्रॉपर्टी का, या तो खुद करवा रहे हो या फिर किसी से सर्विसेज ले रहे हो, तो जो इमोल प्रॉपर्टी के लिए उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट, इसका एक्सेप्शन क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है तो आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आपने जो सप्लाई है उसको कैपिटलाइज नहीं किया है, आपने उसको इमोल प्रॉपर्टी की वैल्यू में ऐड नहीं किया है तो भी मिल जाएगा। या फिर आपका बिजनेस ही कंस्ट्रक्शन का और आपने सब कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस केस में भी आपको मिल जाएगा। तो ग्रीन पॉइंट्स आर जहां पे तुमको मिल जाएगा, रेड आर वेयर यू विल नॉट गेट द क्रेडिट। देन इन लोगों को क्रेडिट नहीं मिलता है कभी भी, कंपोजिशन वाले डीलर को नहीं मिलता है, वो चार्ज भी नहीं करता है जीएसटी, कस्टमर से खुद की जेब से पे करता है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उनको सिर्फ इंपोर्ट ऑफ गुड्स का ही क्रेडिट मिलता है। अदर केसेस अगर आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो तो नहीं मिलेगा। आपका कोई गुड है जो कि गुम गया है, चोरी हो गया है, आपने उसको गिफ्ट दे दिया है, या फिर फ्री सैंपल फ्री में आपने दे दिया तो भी आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपको अगर आपने ले लिया है तो आपको उसका रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपने फ्रॉड, डिटेंशन या कॉन्फिस्केशन का कोई केस है, उसकी वजह से आपने कुछ पेमेंट किया है टैक्स का, तो उसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। देन हमने देखा था अपोर्शनमेंट कल, कि अपोर्शनमेंट क्या होता है। तो इनपुट और इनपुट सर्विस में आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि जो इनएलिजिबल है फ्रॉम 17/5 उसको तो आप जैसे आपको इनवॉइस आएगा उसी टाइम आप लोगे ही नहीं, ठीक है। देन आप देखोगे क्या ये एलिजिबल है, तो एलिजिबल में भी आप क्या देखोगे, अगर एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस के लिए नहीं है तो उसका आईटीसी मत लेना। एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाई है तो भी उसका आईटीसी मत लेना। अगर वो एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई है तो फुल आईटीसी हाथों हाथ ले लेना। और अगर इसके अलावा कुछ है, मतलब कॉमन क्रेडिट है, तो पहले आप उसका आईटीसी ले लोगे और फिर आपको रिवर्स कितना करना है। अगर वो इनपुट और इनपुट सर्विसेज नॉन बिजनेस के लिए भी यूज हो रहा है तो 5% ऑफ द कॉमन क्रेडिट आप रिवर्स करोगे। अगर वो एग्जाम्प्ट के लिए भी यूज हो रहा है तो कितना करोगे, एग्जाम्प्ट सप्लाई का आपको जितना प्रोपोर्शन है उतना आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और ये जो बचा हुआ है इसको इसको आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आपने यहाँ पे क्रेडिट ऑलरेडी ले लिया था, तो ये क्रेडिट आपके पास पड़ा रहेगा, ठीक है। वैसा ही आपका सेम कैपिटल गुड्स के लिए ही था, 17/5 हटा दिया, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस भी नहीं लिया, एग्जाम्प्ट भी नहीं लिया, जो एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल पर्पस है वो आपने ले लिया। और बाकी का जो है, अब यहाँ पर आपको गवर्नमेंट क्या मानती है कि ये मानना है कि कैपिटल गुड्स आप 5 साल तक इक्वली यूज करने वाले हो, तो जितना भी क्रेडिट है आपको हर मंथ देखना पड़ेगा कि हर मंथ आपका जितना एग्जाम्प्ट के लिए अपोर्शन है वो आपको रिवर्स करते रहना पड़ेगा और एंड तक, ठीक है। फिर हमने देखा था कि अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो अपने कैपिटल एसेट, ठीक है, फ्रॉम एग्जेम्प्ट टू कॉमन पूल, तो आपको क्या करना पड़ेगा। जब एग्जेम्प्ट था स्टार्टिंग में आपके जो जब आपने मशीन ली थी तब आप उसको किसके लिए यूज कर रहे थे, सिर्फ एग्जेम्प्ट गुड्स बनाने के लिए, तो उस टाइम आपने क्या किया, उस टाइम आपने क्रेडिट नहीं लिया होगा। तो आज जब आपने उसको कन्वर्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उस उस क्रेडिट को, आईटीसी को 5 साल का मानोगे कि इसको 5 साल में कंज्यूम करना है, कंज्यूम यूज करना है। जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तब तक उसमें से 5% पर क्वार्टर आप उसमें से माइनस करोगे और जो आपकी वैल्यू आएगी वो आप क्रेडिट भी ले लोगे और वो कॉमन पूल में भी डाल दोगे। यदि इसका उल्टा है, पहले आप उसको यूज कर रहे थे टैक्सेबल के लिए, सिर्फ टैक्सेबल के लिए, और अब आप उसको कॉमन पूल में डाल रहे हो, तो जब आप टैक्सेबल के लिए यूज कर रहे थे, जब आपने उसको परचेस किया होगा तभी आपने उसका फुल क्रेडिट ले लिया था, तो वापस से क्रेडिट तो लेने की बात आती नहीं है। जब उसको ट्रांसफर कर रहे हो तब आप क्या करोगे, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से उसमें से आईटीसी डिडक्ट करके जो वैल्यू आ रही है वो आप सिर्फ कॉमन पूल में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। और वो जो कॉमन पूल है वो 60 मंथ्स तक आप उसको यूज कर सकते हो। कल विनी का एक क्वेश्चन था कि विनी है क्या आज? हाँ विनी भी है। तो कल विनी का एक क्वेश्चन था कि सर जो नई वाली जो मशीनरी है उसका क्या करेंगे, वो मतलब जैसे जो हमने ट्रांसफर करी है दूसरी जगह से, उसको अगर हम वापस से 60 से डिवाइड करेंगे तो हम तो ये मान रहे कि अब से 60 डेज की, 60 मंथ्स की लाइफ हो गई है। तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो प्रोविजन है ना, प्रोविजन में ये दे रखा है कि आपको इनवॉइस से लेना है, लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखोगे सीए फाइनल का, तो उन्होंने हर जगह ऐसा ही कर रखा है, डिवाइड बाय 60। तो इसलिए ऑल्दो वो गलत है, बट हम लोग इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे।
इसलिए इंस्टीट्यूट ने जो बोला है डिवाइड बाय 60 करके पूरा करने का, तो हम वही करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कल आपको बताया नहीं, मैं चाहता नहीं था कि आप लोग कभी कंफ्यूज हो, इसलिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आज का। अब आज हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। आज हमको पढ़ना है क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय आईएसडी और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। क्या आपके पास आईटीसी है, उसका आप यूटिलाइज कैसे करोगे, ठीक है। और एक और चीज, ये जो चार्ट है ये मैं आपको आज दूंगा, मैंने पर्पसफुली अभी तक आपको नहीं दिया, क्योंकि जब मैं चार्ट देता हूँ ना स्टूडेंट्स को, तो वो सिर्फ चार्ट्स ही पढ़ते हैं, वो टेक्स्ट नहीं पढ़ते। और मैं चाहता था पहले आप टेक्स्ट पढ़ो, उसके बाद ये जो चार्ट है सिर्फ रिवाइज करने के लिए आपके लिए होना चाहिए। एक बार आपको टेक्स्ट भी पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना तो टेक्स्ट ही है, राइट। इसलिए मैंने अभी आपको दिया नहीं, आज मैं आपको ये सब शेयर कर दूंगा चार्ट्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, मतलब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में किसी किसी गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है, किसी किसी यू नो सर्कमस्टेंसेस दे रखी है जहां पे उन्होंने बताया है कि इस केस में क्रेडिट कैसे मिलेगा, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो या फिर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, रजिस्ट्रेशन मतलब क्या, जैसे ही आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर गया आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से कम भी है टर्नओवर, तो भी आप वॉलेंटरीली रजिस्टर हो सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका टर्नओवर ज्यादा होगा तो ही गवर्नमेंट बोलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को तो क्या है, उनको टैक्स से मतलब है, टैक्स आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसके लिए वो कभी भी मना नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप रजिस्टर करवा रहे हो या फिर वॉलेंटरीली रजिस्टर कर रहे हो, तो आपके स्टॉक में जितना भी इनपुट्स है, ठीक है, सिर्फ इनपुट्स की बात हो रही है, कैपिटल गुड्स की बात नहीं हो रही है, जितना भी इनपुट्स है उसका आप क्रेडिट ले सकते हो। और कौन से इनपुट्स का ले सकते हो, जो कि आपने 1 साल के पहले पहले तक लिए हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आप 10 साल पुराने स्टॉक लेके आ जाओ और बोलो कि मुझे इसका भी क्रेडिट चाहिए, ठीक है। तो आपको किसका मिलेगा, सिर्फ 1 साल पुराने स्टॉक का मिलेगा, क्योंकि जनरली क्या मानते हैं कि स्टॉक आपका क्या होता है, करंट एसेट होता है, ठीक है। और करंट एसेट जनरली 1 साल में तो टर्न हो ही जाना चाहिए, आपके पास वो पड़ा हुआ है, मतलब या तो आपने कुछ गवर्नमेंट ने मान रखा है कि आप 1 साल में तो एटलीस्ट अपना स्टॉक बेच ही सकते हो। तो इसलिए आप कितना पुराना तक ले सकते हो, 1 साल तक स्टॉक का आप क्रेडिट ले सकते हो आईटीसी अपने क्रेडिट लेजर में, ठीक है। देन कंपोजिशन है आपका, और कंपोजिशन से आप काहे में जा रहे हो, नॉर्मल स्कीम में जा रहे हो, या फिर आपका सारे जो सप्लाईज हैं वो पहले एग्जेम्प्ट थे, अब आपके क्या हो गए हैं, टैक्सेबल हो गए हैं। तो आप क्या करोगे, तो इनपुट हेल्ड इन सेमी फिनिश गुड्स, मतलब हो सकता है आप कुछ इनपुट्स हो जो कि आप वर्क इन प्रोग्रेस हो, ठीक है, वो और फिनिश गुड्स, उन सब का आप क्रेडिट ले सकते हो। और इसमें आप कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट ले सकते हो, क्या मान के, आफ्टर रिड्यूसिंग इट एट 5% पर क्वार्टर, वही जो हमारा 5% वाला है ना रूल, वही, ठीक है। और पार्ट देयर ऑफ आईटीसी विल बी वेरीफाइड विद सप्लायर। अब ये वेरीफाई कैसे होगा, देखो पहले हम लोग क्या थे, कंपोजिशन थे। कंपोजिशन का मतलब भी रजिस्टर्ड ही होता है, तो आपका जीएसटी नंबर तो था, बस ये है कि आप आगे किसी कस्टमर से चार्ज नहीं कर रहे थे जीएसटी, और आप उसका क्रेडिट भी नहीं ले रहे थे, बट आप रजिस्टर्ड तो थे। तो जब आपने उस टाइम भी खरीदे होंगे कैपिटल गुड्स या फिर इनपुट्स, तब आपने अपना जीएसटी नंबर दिया होगा, और सामने वाले ने आपको रजिस्टर्ड ही कंसिडर किया होगा, और उसने जब इनवॉइस अपलोड किया होगा तो भी आपके जीएसटी नंबर से वो मैच हो सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब जब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, सिर्फ आप नॉर्मल स्कीम में आ रहे हो, या फिर अगर आप एग्जाम सप्लाई करते थे और अब आप टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हो, ठीक है, उस केस में क्या होगा, हम वेरीफाई करेंगे सप्लायर से कि आपके जो आईटीसी है वो करेक्ट है या नहीं है। और अगेन आईटीसी आपका 1 साल से ज्यादा पुराने इनवॉइसेस का नहीं मिलेगा, ठीक है। ये वाले जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, इनका इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, कभी एमसीक्यू में हुआ तो 1-2 मार्क्स के आ सकते हैं, बाकी इस जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें से यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन ही है, थोड़ा बहुत आईएसडी भी है, बाकी ये जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेज है, दीज आर ऑल वेरी जेनरिक, वेरी कॉमन सेंस, ठीक है। देन उल्टा है, अगर आप नॉर्मल से कंपोजिशन में जा रहे हो या फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहे हो, उस केस में क्या होगा, जो भी इनपुट्स है उसका आप रिवर्स कर दो आईटीसी। कैसे करोगे, आपके पास अगर उसका इनवॉइस पड़ा हुआ है तो जितना इनवॉइस है उसके बेसिस पे रिवर्स कर दोगे, अगर इनवॉइस नहीं है तो जितनी उसकी मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से आपको
रिवर्स करना पड़ेगा अपना क्रेडिट, ठीक है। कैपिटल गुड्स का कैसे करोगे, अगेन 5 साल की यूजफुल लाइफ लोगे और जितना प्रपोर्शन है वो आप उसमें से माइनस कर दोगे, बाकी वो आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। बट अगर आप जब अनरजिस्टर हो रहे हो या फिर कंपोजिशन में जा रहे हो, तब अगर आपने वो गुड्स बेच दिए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, मतलब जितने में आपने बेचा, इसमें आप उसको आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक मशीन है, ठीक है, जो कि आपने 1 लाख रुपीज में खरीदी थी, उसमें आपने 18,000 का, फॉर एग्जाम्पल 18,000 का आपने क्रेडिट लिया था, ठीक है। अब 2.5 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है, 2.5 ईयर्स हो गए हैं, तो मतलब क्या होगा, आपको ये मानना है कि 5 साल की लाइफ होती है, ठीक है, और 2.5 मतलब 50% आपने क्रेडिट यूज कर लिया है। तो अभी क्रेडिट कितना बचा है, इन शॉर्ट आपका 9,000 रुपीज का क्रेडिट बचा है। अब अगर आपने ये मशीन, जब आप अपना बिजनेस सेल कर रहे हो या फिर आप कंपोजिशन में जा रहे हो, आप रजिस्टर्ड हो बट आप कंपोजिशन में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको आगे क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये जो आपने 9,000 आपका बचा हुआ है, आप इसको आगे टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज करोगे क्या, नहीं, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप इसको रिवर्स करो। बट आपने क्या सोचा, इसको मैं बेच देता हूँ, ठीक है, आपने इसको बेचा। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी जो मशीन है ये बिक गई 60,000 में, 60,000 में आप इसको बेच रहे हो। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको इस पे जीएसटी देखना पड़ेगा कि 18% के हिसाब से जीएसटी कितना है। तो आपका 9,000 से ज्यादा आएगा जीएसटी, ठीक है, तो आपको क्या, जो आपकी सेल वैल्यू है उसका जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, क्रेडिट आपको रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। बट ऐसा हुआ कि अगर आप ये 10,000 में ही बेच रहे हो, ठीक है, कितने में बेच रहे हो, 10,000, अब इसका आपको आउटपुट पे कितना बन रहा है, 1,800 रुपए, ठीक है। बट आपने जब ये गुड लिया था, ठीक है, जब आपने ज्यादा क्रेडिट लिया था, आपका 9,000 अभी भी बचा है, आपने गवर्नमेंट को क्या प्रॉमिस किया था कि मैं इससे आपको ज्यादा कमा के दूंगा, ठीक है, बट आप गवर्नमेंट को दे कितना रहे हो, 1,800, तो गवर्नमेंट सेटिस्फाई होगी क्या, नहीं, गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि नहीं, ये तुमने ज्यादा क्रेडिट लिया था, अब तुम इसको यूज नहीं करने वाले हो, तो तुम इसको रिवर्स करो, ठीक है। तो आपका जो सेल वैल्यू है उस पे जो जीएसटी बनता है, वो अगर आपके आईटीसी से कम है तो आप आईटीसी रिवर्स करोगे, अगर वो जो सेल वैल्यू है वो आईटीसी से ज्यादा है तो आप इसको एज आउटवर्ड लाइबिलिटी पे कर दोगे, ठीक है। तो दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ऑल राइट, देन आपको अपने जीएसटी लेजर्स डेबिट करने हैं, मतलब जो आपका कॉमन पोर्टल है वहां पे आपका पूरा एक अकाउंट होता है कि आपके पास कैश कितना है उस अकाउंट में, क्रेडिट कितना है, तो जैसे वो लोग हम आगे और पेमेंट में और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वो आपको डेबिट करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा आपके क्रेडिट लेजर में कि हम इतना क्रेडिट माइनस कर रहे हैं, इतना क्रेडिट रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। देन चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, इसका मतलब क्या है, अगर आपका बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, अगर आप डीमर्जर कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपके पास एक कंपनी है, अब आप क्या कर रहे हो, इस कंपनी के 2 पार्ट कर रहे हो, तो आपका जीएसटी नंबर अभी तो एक था, ठीक है, अब आगे जाके आपके पैन नंबर भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है, और जीएसटी नंबर आपका पैन बेसिस पे होता है, ठीक है। तो अब आपके जीएसटी नंबर 2 होने वाले हैं, ये जीएसटी 1 हो जाएगा और जीएसटीआईएन ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास आईटीसी पड़ा हुआ है इसका आप क्या करोगे, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, जब भी आप स्प्लिट कर रहे हो या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज हो रहा है, अमालगमेशन, डीमर्जर, कुछ भी हो रहा है, तो आपको ये देखना है कि जो नए यूनिट्स है उनमें एसेट का प्रपोर्शन कितना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी 100 करोड़ की एसेट थी, ये आपने ट्रांसफर करी, तो ये 60 करोड़ और 40 करोड़ आपने ऐसे ट्रांसफर करी, तो आपको 3:2 के बेसिस पे आपको अपना आईटीसी भी इन दोनों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। या फिर कभी ऐसा हुआ कि आपने स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन ले रखा था, ठीक है, अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो रहा है लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन आपको 2 लेने हैं उसकी जगह, ठीक है, तो आपने एक की जगह आप क्या कर लिए, 2 रजिस्ट्रेशन कर लिए, ठीक है, तो वैसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो आपका एसेट का रेशियो है उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपना आईटीसी भी दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही है, ये आप एक बार टेक्स्ट और पढ़ लेना, एक बार आपको दिखा देता हूँ टेक्स्ट।
ये रहा आपका। तो ये सब सब चीजें मैंने ऑलरेडी चार्ट में कवर कर रखी है, बट आप इसको एक बार पढ़ लेना। ये आपका सेल डीमर्जर और ये सब वाला भी है। अगर आपने नई को भी अगर आपने चेंज किया है तो वो भी दे रखा है। अब एक बार हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो अब आपका टाइम आ गया है रिप्लाई करने का, ठीक है। मिस्टर जेड becomes liable to pay tax on 1st of August and has obtained registration on 15th of August. Can Mr. Z take ITC on capital goods lying in stock? तो बताओ, फर्स्ट टाइम को रजिस्टर कर रहा है वो कैपिटल गुड्स का आईटीसी ले सकता है क्या? सिर्फ निकिता ने बोला है नो। देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो तो आप सिर्फ इनपुट्स का क्रेडिट ले सकते हो। गवर्नमेंट को आपके ऊपर विश्वास नहीं है कि आप कितनी वैल्यू पे ले लोगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, जैसे आप ऑलरेडी कंपोजिशन में थे, वहां से आप अगर उसको शिफ्ट कर रहे हो नॉर्मल पे, तो गवर्नमेंट वेरीफाई भी कर सकती है। आप पहले रजिस्टर्ड थे तो आपने जीएसटी नंबर दिया होगा, आपके सप्लायर ने अपलोड भी किया होगा, तो वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। इस केस में वेरीफाई हो ही नहीं सकता क्योंकि आपका पहले कोई जीएसटी नंबर था ही नहीं। और कैपिटल गुड्स बड़े बड़े आइटम्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्रेडिट भी बड़ा होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमको रिस्क नहीं लेनी है। जो नए लोग रजिस्टर हो रहे हैं उनकी कैपिटल गुड्स का हमको क्रेडिट नहीं दे पाएंगे, सिर्फ इनपुट्स का क्रेडिट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और कब से आपको क्रेडिट मिल जाएगा? तो आपने 1st of August से रजिस्टर करवाया है, राइट? तो आपको 31st of July, मतलब एक दिन पहले तक जितना भी स्टॉक था उसका पूरे का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेम है वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन में भी। अगर आपने वॉलेंटरीली रजिस्ट्रेशन लिया है तो भी क्या होगा, आपको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। देन मिस्टर बी रजिस्टर्ड, हाँ, तो पहले वो कॉम्पोजिशन में पे कर रहा था, 31st जुलाई से ही बिकम्स लाइबल टू बिकम, मतलब उसने रेगुलर में कन्वर्ट करवा लिया है। अब वो कैपिटल गुड्स का क्रेडिट ले सकता है क्या? बस, अब वो ले सकता है, ठीक है। और कब तक का ले सकता है? तो 31st जुलाई से उसने कन्वर्ट किया है तो एक दिन पहले 30th जुलाई तक जितना भी उसके स्टॉक में पड़ा हुआ है इनपुट और कैपिटल गुड्स, उसका क्रेडिट वो ले सकता है। और वो एक साल वाली कंडीशन तो रहेगी कि आप एक साल पुराने गुड्स का ही ले सकते हो। देन फोर्थ, आफ्टर यूजिंग अ कैपिटल गुड जो आपने खरीदा था एंड आईटीसी क्लेम किया था आपने, ठीक है, कितना? 12,000 फॉर 4 years and 5 months and 15 days. A manufacturer discarded the capital goods for 8,000. What will be the GST payable? ठीक है, मतलब आपने क्या किया है, उसको कितना यूज किया है? तो आपने यूज किया है 4 years 5 months and 15 days। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने कितना आईटीसी यूज कर लिया है, ठीक है। जितना आपका बचा है या तो वो रिवर्स करोगे या फिर जो आपका आउटपुट है उस पे जीएसटी है वो आप वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी हायर होगा वो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आपका आउटपुट। अब आउटपुट क्या हो गया, आपने बेचा कितने में है? डिस्कार्ड क्या है? फॉर 8,000 रुपीज। तो 8,000 पे पहले इसका रेट कितना है? 12% है, राइट। जब आपने लिया था तब 12% लिया था और कैपिटल गुड वही है तो उसका रेट तो वही रहेगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इसका 8,000 का आपको करना पड़ेगा 12%। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 960 रुपीज आपका आउटपुट में आ रहा है, ठीक है। बट अब आपको क्या देखना है कि आपका आईटीसी बचा हुआ कितना है। अगर वो ज्यादा हुआ तो आपको वो रिवर्स करना पड़ेगा। अब आप देखो कि ये 12,000 है, ठीक है। 12,000 को आपको अब देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ बची कितनी है। तो दे क्या रखा था कि जितना आपने यूज कर लिया है वो आप उसको हटा दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मंथ्स एंड पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 4 years 5 months और 15 days, तो 15 days भी है ना, तो आप उसको क्या मान लोगे कि पूरा आपने यूज कर लिया है। सिर्फ 6 months का आपका बचा हुआ है क्रेडिट, ठीक है। तो 6 months का क्रेडिट आपका कितना होगा? 6 months का क्रेडिट निकाल लो, तो 12,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय
60, ठीक है। तो आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 1200 रुपीज, ठीक है। तो अब आपको क्या कंपेयर करना है कि ये जो क्रेडिट बचा हुआ है 1200, ये ज्यादा है कि आपका आउटपुट पे ज्यादा है, ठीक है। तो आपका 1200 ज्यादा है, तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा कितना, 1200, ठीक है। अच्छा, अगर ये फॉर एग्जाम्पल 1960 आता, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अगर ये 1960 आता आपका जो आउटपुट लाइबिलिटी है उस पे, तो आप क्या करते हैं, तो आप ये जो 1960 है ना, ये पे करते हैं एज आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी। हाँ, आपको नहीं, इसमें आप आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ही पे कर देते हैं, उसमें फिर रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक ही बात है, अगर आप रिवर्स भी कर रहे हो तो उसका मतलब पेमेंट क्या होता है कि आपने पेमेंट ही किया है, ठीक है। बट अब जैसे बहुत बार क्या होता है कि आपने आईटीसी जब लिया था ना, देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, ये नॉट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, बहुत बार क्या होता है, ये जो आपने क्रेडिट लिया था 12,000, ठीक है, 12,000 आपने कब लिया था, 5 साल पहले लिया था, अभी तक आपने इसको रखा होगा क्या, नहीं, आपने इसको यूज कर लिया होगा, और जनरली आईटीसी का बैलेंस आपके पास 0 ही होता है, ठीक है। अब आपको रिवर्स करना है और आपके पास आईटीसी का बैलेंस नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपको वो कैश में पे करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आउटपुट लायबिलिटी दिखा के आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो दोनों एक ही चीज होती है, प्रैक्टिकली रिवर्स करना और पे करना दोनों एक ही चीज मानते हैं, ठीक है। अब हम आ गए हैं नए कॉन्सेप्ट पे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। अब ये आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ये आपका सिर्फ सर्विसेज के लिए होगा, ठीक है, गुड्स के लिए नहीं होगा। अब सर्विसेज के लिए क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उधर देखा था कि आप सर आपको क्या है कि आपको क्रेडिट कब मिलेगा, जब आपने सर्विस रिसीव कर ली है, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, कंपनी का एक हेड ऑफिस होता है, एक कॉर्पोरेट ऑफिस होता है, ठीक है। जैसे अगर आप मुंबई में देखोगे तो मुंबई में सारी मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनीज के कॉर्पोरेट ऑफिस वहां पर है, वहां पर क्या होता है, उनका जो जो मार्केटिंग का एक्सपेंसेस है वो वहां पे होते हैं, जो सीईओज हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो सब वहां पे होते हैं, वहां से सर्विसेज देते हैं। देन वो ऑफिस का रेंट भी होता है, एचआर वो मेन ऑफिस में बैठता है, ठीक है। और तो स्टेट ए में आप एग्जांपल लेते हैं, एक स्टेट ए है महाराष्ट्र, वहां पे आपका एक हेड ऑफिस है, ठीक है। अब वो हेड ऑफिस में आप सर्विसेज किसके लिए ले रहे हो, पूरी एंटिटी के लिए ले रहे हो, है ना। आपकी फैक्ट्री कहाँ है, स्टेट बी में है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री मध्य प्रदेश में है और आपका हेड ऑफिस कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अब आप क्या कर रहे हो, हेड ऑफिस से ये सारे एक्सपेंसेस ले रहे हो, ठीक है। बट ये सारे एक्सपेंसेस आप किसके लिए ले रहे हो, अपनी पूरी एंटिटी के लिए ले रहे हो। मार्केटिंग करोगे तो पूरी एंटिटी के लिए करोगे, रेंट दोगे तो वो किसके लिए दे रहे हो, हेड ऑफिस के लिए दे रहे हो, जहां पे आपके एमडी सीईओ सब लोग बैठे हैं जो कि पूरी कंपनी के डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप कुछ गुड्स सेल नहीं कर रहे हो, आपकी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, तो आप जो भी आउटपुट सप्लाई है आपका वो कहाँ पे हो रहा होगा, मध्य प्रदेश में हो रहा होगा। बट अब यहाँ पे आप क्रेडिट ले रहे हो एंड इट इज फॉर द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ओनली, ठीक है। तो आपने पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिट यहाँ पे लेते जा रहे हो, तो क्या होगा, आपका जो आईटीसी है वो अक्यूमुलेट होता जाएगा, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे पेमेंट करने के लिए आउटपुट लायबिलिटी, क्योंकि इस स्टेट में आपकी आउटपुट लायबिलिटी 0 है, इसलिए, ठीक है। अब अगर अपन दूसरे स्टेट में जाए, स्टेट बी में, ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में आपने 100 का रॉ मटेरियल सारी सर्विसेज ली और आप 200 में उसको सेल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ का जीएसटी आपका कम होगा, यहाँ का जीएसटी ज्यादा होगा, आपके पास आईटीसी कम है, राइट, आउटपुट लायबिलिटी के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैश में पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब ये तो गड़बड़ हो गई कि एक स्टेट में आपके पास आईटीसी अक्यूमुलेट होता जा रहा है, दूसरे स्टेट में आपके पास आईटीसी कम है, तो आप क्या कर रहे हो, कैश से पे कर रहे हो। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम एक कॉन्सेप्ट लाए हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। उसमें कैसा है कि अगर आपको हेड ऑफिस में कोई सर्विसेज मिल रही है जो कि हेड ऑफिस के लिए नहीं है, जो कि दूसरे दूसरी प्रीमाइसेस के लिए है, दूसरी लोकेशंस के लिए है, इन सेम पैन नंबर, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वो क्रेडिट उस दूसरी ब्रांच को आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो अब इससे क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे आपका क्रेडिट अक्यूमुलेट हो रहा है आप उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे,
फैक्ट्री में कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्रेडिट आ गया, ठीक है, फिर आप उसका यूज कर लोगे किसके लिए, आईटीसी के पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर भी आपका अक्यूमुलेट नहीं होगा और यहाँ पर आपको कैश भी पे नहीं करना पड़ेगा फैक्ट्री में, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है एंड दिस इज ऑप्शनल, इट इज नॉट कंपलसरी कि आपको ये करना ही पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या मतलब है, गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि उनके पास टैक्स ज्यादा से ज्यादा है। अगर आपका अक्यूमुलेट हो रहा है और आप यहाँ पर कैश में पे कर रहे हो तो गवर्नमेंट तो खुशी होगी, ठीक है, कि यहाँ पे आप क्रेडिट भी नहीं ले रहे हो और यहाँ पे आप कैश में भी पे कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, दिस इज ऑप्शनल, इट इज अप टू यू। हमने एक आपको ऑप्शन दिया, एक फैसिलिटी दी है, इफ यू वांट टू अवेल यू अवेल इट, इफ यू डोंट वांट टू अवेल डोंट अवेल। देखो अब क्रॉस चार्ज भी हम कर सकते हैं। क्रॉस चार्ज का मतलब क्या होता है, क्रॉस चार्ज मतलब क्या होता है, हम इसको दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। अभी हमने क्या देखा कि हमको जो दूसरे वेंडर्स हैं वो सर्विसेज दे रहे हैं और वो सर्विसेज यूज कहाँ हो रही है, एक्चुअल में फैक्ट्री में हो रही है, तो हमने उसको क्या करा, आईएसडी। दूसरे एंगल से अगर हम देखें तो हम क्या मान सकते हैं कि ये जो दोनों एंटिटी है, ठीक है, आपका हेड ऑफिस अलग एंटिटी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा, आपका फैक्ट्री है अलग है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा। तो आप क्या मानोगे कि वेंडर ने आपको सर्विस दी, ठीक है, वो सर्विस आपने यूज करके आगे फैक्ट्री को सर्विस दी, ठीक है, तो वेंडर जब आपको जीएसटी चार्ज कर रहा है आप क्या करोगे, आगे भी जीएसटी चार्ज कर लोगे, ठीक है। बट इसमें आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगी, कैसे, क्योंकि आपने ये सर्विसेज यहां पर दी, ठीक है, आप क्या मान रहे हो कि हेड ऑफिस से आपने सर्विसेज किसको दी है, बाकी ब्रांच ऑफिसेस को, तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। आपने जीएसटी पे किया, उसके बाद आपको फैक्ट्री से क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट ऐसे नहीं मानने वाली कि आप सिर्फ कॉस्ट पे इसको ट्रांसफर कर दो, ठीक है, आपको क्या देखना पड़ेगा, ओपन मार्केट वैल्यू, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड पार्टी है, तो आपको ओपन मार्केट वैल्यू के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद या तो आपको कॉस्ट प्लस 10% करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको विद इन कंपनी ट्रांसफर करने में भी प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा, राइट। और फिर आपको बाद में जब आप ये सेल करोगे तब आप उसको क्रेडिट का यूटिलाइज करोगे तो आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं हो, इसलिए आप क्या ले लो, आईटीसी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है आपका आईएस, सॉरी आईटीसी नहीं बोला हमने, आईएसडी। तो ये डिफरेंस होता है आपका आईएसडी में और क्रॉस चार्ज में। क्रॉस चार्ज मतलब क्या, कि आप ये मान लो कि ये दोनों अलग अलग एंटिटी है और ये इसको सप्लाई कर रही है सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज, और उस पर आप जीएसटी चार्ज कर लो, बट उसमें आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है आईएसडी से रिलेटेड, क्या है, अगर आपको आईएसडी लेना है तो आपको कंपलसरीली सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब क्या, अगर आपकी यहाँ पे ऑलरेडी एक फैक्ट्री भी है, ठीक है, फैक्ट्री का है GSTIN 1, ठीक है, अब आपको हेड ऑफिस पे आईएसडी लेना है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आपको GSTIN 2 यहाँ पे लेना पड़ेगा, सेम स्टेट में फिर भी आपको अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। देन अगर आपका कुछ अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स भी हैं जो वो सर्विसेज का बेनिफिट ले रहे हैं तो वहां पर भी आपको क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, भले वो क्रेडिट नहीं ले पाए फिर भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे आप आपकी फॉर एग्जांपल आपका एक पेट्रोल पंप भी है, ठीक है, अब वो अनरजिस्टर्ड होगा क्योंकि वो पेट्रोल दे रहा है, ठीक है, हो सकता है बाकी जो सिर्फ पेट्रोल ही दे रहा है, वो बाकी जो टैक्सेबल गुड्स है वो नहीं दे रहा है, सप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अब आपको वहां पर भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, भले वो क्रेडिट नहीं ले पाएगा, वो क्रेडिट आपका लॉस हो जाएगा तो फिर भी आपको वो देना पड़ेगा क्योंकि वो सर्विस तो यूज कर रहा है, तो आपको उसको भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप एक से ज्यादा आईएसडी भी ले सकते हो। देन ये सिर्फ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ सर्विसेज के क्रेडिट के लिए है, आप गुड्स का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। गुड्स का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, गुड्स तो आपको पता है कहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, तो जहां पर वो गुड्स हैं वहां पर ही आपको भेजने पड़ेंगे उसका क्रेडिट, ठीक है। सर्विसेज का हमको सब पता नहीं चलता है कि वो एक्चुअल में यूज कहाँ पे हो रही है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आईएसडी का सिर्फ सर्विसेज के लिए है, ठीक है। देन आपको एलिजिबल और इनएलिजिबल दोनों आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अगर आपका जो डायरेक्टर है, आपका डायरेक्टर एक मोटर व्हीकल यूज कर रहा है, मोटर व्हीकल का इनएलिजिबल क्रेडिट आ रहा है आपके पास, ठीक है, वो भी आपको अगर मतलब रिपेयर से रिलेटेड है, ठीक है, सर्विसेज से रिलेटेड है, तो वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बोथ एलिजिबल इनएलिजिबल। किसको करोगे, अगर
वो सिर्फ एक ही ब्रांच के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। आपका हेड ऑफिस है, आपने कुछ सर्विसेज सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए ली। जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद हो तो हमने जोमेटो का एक एग्जांपल लिया था। जोमेटो का गुड़गांव ऑफिस है, ठीक है। उसने कुछ आईटी सर्विसेज ली है, किसके लिए? अपने बेंगलोर ऑफिस के लिए, ठीक है। और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने चार्ज किया है गुड़गांव को। तो अब जब आप क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप सिर्फ बेंगलोर ऑफिस को करोगे, क्योंकि वो सर्विसेज कहां पर यूज हुई है? सिर्फ बेंगलोर ऑफिस में, ठीक है। बट अगर वो एक से ज्यादा लोकेशन पे यूज हो रही है या फिर सारी लोकेशन पे यूज हो रही है, तो आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किस रेशियो में? उनके टर्नओवर के रेशियो में, ठीक है। और टर्नओवर कौन सा लोगे? तो लास्ट ईयर का टर्नओवर ले लो आप, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। और अगर वो नहीं है तो आप लास्ट क्वार्टर का भी ले सकते हो, ठीक है। और ये आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट करना, इसका जो इंटरवल कुछ कंफर्म नहीं है, आपकी जब इच्छा हो तब आप आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको मंथली करना पड़ेगा या क्वार्टरली करना पड़ेगा या ईयरली करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर है। क्यों? गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती है कि आप टाइमली करो? क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो वो आपका लॉस है, ठीक है। गवर्नमेंट का उसमें कोई घाटा नहीं है। इसलिए गुड्स और सर्विसेज वाला पॉइंट वापस से बता दूं तो देखो, अगर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके पास गुड्स हैं, ठीक है। आपने ना क्या करा है, ये आपका हेड ऑफिस है, ठीक है। आपने हेड ऑफिस में कुछ गुड्स प्रोक्योर करे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 100 क्वांटिटी गुड्स प्रोक्योर करी है। वहां से आप क्या करने वाले हो? उसको ब्रांचेस में यूज करने वाले हो, ठीक है। ब्रांचेस में यूज करने वाले हो। अब आप बता सकते हो क्या कि कौन सा गुड कितने कौन सी ब्रांच में गया है? आप बता सकते हो कि इनके, आपने यहाँ पे 60 यूनिट्स भेजे हैं, आपने यहाँ पे भेजे हैं 40 यूनिट्स। तो क्या आप बता सकते हो कि आपने कहाँ पर कितना भेजा है? तो आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि यहाँ पे आपने 60 भेजे हैं, यहाँ पर आपने 40 भेजे हैं। कुछ अपोर्शन करने की जरूरत है क्या? नहीं, इस केस में आपको अपोर्शन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप एचओ हो, आपने आईटी सर्विसेज ली है, ठीक है। मतलब आपने कंप्यूटर से रिलेटेड फॉर एग्जांपल इंटरनेट की सर्विसेज ली है, ठीक है। अब वो इंटरनेट आपने दोनों ब्रांचेस में यूज किया है, ब्रांच 1 और ब्रांच 2। अब आप बता सकते हो क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए की सर्विसेज है, तो आपने बी में कितनी यूज करी है, B1 में कितनी यूज है, ब्रांच 1 में कितनी यूज है, ब्रांच 2 में कितनी यूज है? आप बता सकते हो क्या स्पेसिफिकली कितनी यूज करी है? नहीं बता सकते, क्योंकि आप इसके लिए कुछ मेजर ही नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम मान लेंगे कि आप टर्नओवर के बेसिस पे इसको बाइफरकेट कर दो, ठीक है। तो गुड्स हमको स्पेसिफिकली पता चलता है कि गुड्स कहाँ पे जा रहे हैं, आप उनको ट्रैक कर सकते हो। सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, इसीलिए गवर्नमेंट ने आईएसडी सिर्फ किसके लिए लाए हैं? सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए। तो आप, ये तो आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल सप्लाई हो जाएगा, आपको इस पे जीएसटी चार्ज करना ही पड़ेगा, राइट। इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका आईएसडी आपका गुड्स के लिए नहीं है। ऑलराइट, अब आप जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, किस फॉर्म में करोगे, वो है। तो आपका जो आईटीसी है, अगर आईजीएसटी का आईटीसी है, ठीक है, मतलब आपको जो सर्विसेज मिली वो भी किसी इंटरस्टेट सर्विसेज मिली है, और आपको जो ट्रांसफर भी करना है वो कैसे करना है? अब आपको दोनों को आप ट्रांसफर कर सकते हो। या तो हो सकता है वो जो रेसिपिएंट है वो आपके स्टेट में ही हो, या फिर हो सकता है वो दूसरे स्टेट में हो। तो कैसे भी हो, आप उसको आईजीएसटी ही ट्रांसफर कर दोगे, क्योंकि वो उसका क्रेडिट ले पाएगा, ठीक है। अगर आपको जो सर्विस मिली है वो लोकल वेंडर से मिली है, उसने क्या लगाया है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। तो अगर आप जो ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, जैसे ये आपका हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस आपका है महाराष्ट्र में, तो आपका महाराष्ट्र में भी एक ऑफिस है जिसका रजिस्ट्रेशन अलग है, और एक एमपी में है, ठीक है। अब आपको, आपके पास जो क्रेडिट पड़ा है वो क्या पड़ा है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक है। अब ये जो एसजीएसटी है ये कौन सा है? महाराष्ट्र एसजीएसटी है, ठीक है। तो अगर आप सेम स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हो, या आपका एक दूसरी फैक्ट्री है, एचओ से आप फैक्ट्री में ट्रांसफर कर रहे हो, इसका रजिस्ट्रेशन अलग लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आईएसडी का रजिस्ट्रेशन हमेशा अलग होता है। तो आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये कैसे लेगा? C+S ले सकता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र का एसजीएसटी है, वो इसको यूज कर सकता है। बट एमपी में अगर आपको कोई फैक्ट्री है तो वो महाराष्ट्र एसजीएसटी यूज कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जब आप ये सीजीएसटी एसजीएसटी ट्रांसफर करोगे तो इसको एज आईजीएसटी ट्रांसफर आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रांसफर। देन कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट है
कि आप जब ट्रांसफर करोगे तो कैसे करोगे, तो आपको एक इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, आईएसडी को एक इनवॉइस इशू करना पड़ेगा टू डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी, सारे उसमें जीएसटी नंबर रहेंगे सारे रेसिपिएंट्स के, आपके सारी ब्रांचेस के। देन अगर आपका जो सर्विस आपने इनवॉइस इशू किया था उसकी सर्विस की वैल्यू कम हो गई फॉर एनी रीजन, आपके जो सप्लायर है उसने आपको क्रेडिट नोट इशू किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट वापस से एक क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, सबसे क्रेडिट वापस से लेना पड़ेगा, ठीक है। और आपके जो आईएसडी इनवॉइस है उसमें क्या क्या चीजें चाहिएगी, तो ये सब चीजें चाहिए रहेगी, दोनों के जीएसटी नंबर, आपका आईएसडी नंबर, आईएसडी का जीएसटी नंबर और बाकी रेसिपिएंट्स का सीरियल नंबर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। अगर सीरियली नंबर नहीं हो तो भी चलेगा, किस केस में, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये हम इनवॉइस चैप्टर पढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे कि इनवॉइस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो ये सब वही सब है, ठीक है। फिर रिटर्न के बारे में भी दे रखा है कि आपको हर 13th को रिटर्न भरनी है कि आपने कितना कितना इस मंथ में डिस्ट्रीब्यूट किया है। देन ये सब चीजें आप एक बार पढ़ लेना, ये अदर प्रोविजंस है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। और ये हो गया आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अब हम लोग इसे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। A confectionery manufacturer has paid bills of an advertisement company amounting to 24 lakhs for advertising campaigns for two varieties of cakes. अब आपके जो कंपनी है, कॉन्फेक्शनरी कंपनी है, दो वेराइटी ऑफ केक्स एक एड में प्रमोट कर रहे हैं, उसमें आप दोनों केक्स को दिखाते हो, विच आर मैन्युफैक्चर्ड एट सेपरेट लोकेशन, तो दोनों कहाँ पे, अलग अलग लोकेशन पे बनते हैं, एक कहाँ पे बनता है, पुणे में, दूसरा बनता है बेंगलोर में। देन कंपनी का टोटल टर्नओवर है 112 करोड़ फाइनेंशियल ईयर के लिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए। द टर्नओवर ऑफ पुणे यूनिट इज 5 करोड़ एंड द टर्नओवर ऑफ बेंगलोर यूनिट इज 10 करोड़, तो 5 और 10 है आपका पुणे और बेंगलोर का टर्नओवर। अब आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है 24 लाख रुपीस। तो सबसे पहले तो आप बताओ ये जो 24 लाख है, मतलब इसमें जरूरी नहीं, अब इसमें क्या लिख रखा है कि आपकी जो कंपनी है उसके जो फैक्ट्री है वो ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है, जिसमें से पुणे में एक फैक्ट्री है और बेंगलोर में एक फैक्ट्री है, उसके लिए केक्स का एक एडवर्टीजमेंट दिया है। तो क्या ये मैं सारी यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूं 24 लाख? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, बताओ गाइस। नहीं, सब में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये सिर्फ केक्स जो है सिर्फ 2 यूनिट्स पे ही बनते हैं, मतलब वो 2 के लिए ही आपने यूज करिए, तो मैं सिर्फ पुणे और बेंगलोर में करूंगा, ठीक है। और कितना कितना करूंगा बताओ, अभी 24 लाख में से कितना करूंगा, तो आप क्या करोगे, टर्नओवर के बेसिस पे कर दोगे, तो टर्नओवर के बेसिस पे आपका क्या हो जाएगा, पुणे और बेंगलोर हो जाएगा आपका 1:2, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन। XYZ लिमिटेड हैविंग हेड ऑफिस इन मुंबई, मुंबई में हेड ऑफिस है, इज रजिस्टर्ड एज ISD, आपने ISD में रजिस्ट्रेशन ले रखा है। देन आपके 3 अलग अलग यूनिट है अलग अलग सिटी में, ठीक है, एक तो मुंबई में ही है, एक जबलपुर में है और एक दिल्ली में है, ठीक है। तो आपका हेड ऑफिस भी मुंबई में ही है, उसका रजिस्ट्रेशन अलग होगा, और ये जो मुंबई में आपकी एक फैक्ट्री है, यूनिट्स है, उसका जो आपका वो है रजिस्ट्रेशन नंबर वो अलग होगा, और जबलपुर और दिल्ली में तो अलग अलग ही होगा क्योंकि अलग स्टेट में है। ऑपरेशनल ड्यूरिंग द करंट ईयर, ठीक है। अब फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दी है, CGST SGST पेड ऑन सर्विसेज यूज्ड ओनली फॉर मुंबई यूनिट, तो एक सर्विस है जो कि आपने सिर्फ मुंबई यूनिट में यूज करी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर पर्टिकुलर्स बना रहा हूं, ठीक है, कि कौन कौन सी सर्विसेज है, और यहाँ पे मैं कर रहा हूं मुंबई, जबलपुर और दिल्ली, ठीक है। तो आपकी ए सर्विस है, ठीक है, ए सर्विस का आपको क्रेडिट कितना मिला है, 3 लाख रुपीस आपने CGST SGST पे करा है एक सर्विसेज को, जो कि आपको मुंबई से मिली होगी, और आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करना, कहाँ करना है, मुंबई में। तो अब ये 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख C प्लस ऐसे मेरे पास,
और मुझे इसको मुंबई में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं मुंबई में ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। किस फॉर्म में करूंगा, सीजीएसटी एसजीएसटी ऐसे कैसे कर दूं कि आईजीएसटी के वे में करूं? बताओ, C+S या फिर आई? राइट, तो वो सेम स्टेट में है, तो वो जो महाराष्ट्र एसजीएसटी है उसका क्रेडिट ले सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको जो 1.5 प्लस 1.5 डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मुंबई में एस सी एंड एस। ठीक है, देन CGST and SGST paid on services used for all the units, 12 लाख आपका ऑल द यूनिट्स का है। ठीक है, अब मुझे सारे यूनिट्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा और उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, टर्नओवर। तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, राइट, देन IGST पेड ऑन सर्विसेज यूज फॉर ऑल द यूनिट्स, और वो 5 लाख है। ठीक है, तो इसको भी मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आपके 3 यूनिट्स के टर्नओवर दे रखे हैं। ठीक है, क्या क्या है आपका, 10 लाख, 5 लाख और 3 लाख। ये जो 10 लाख है ये मतलब टोटल टर्नओवर है। ठीक है, 10 लाख कितना है टोटल टर्नओवर, मतलब आपका मुंबई का 5 लाख हो गया, जबलपुर का 3 लाख हो गया, तो दिल्ली का कितना होगा, तो दिल्ली का आपका होगा 2 लाख। तो 5:3:2 ये आपका रेशियो हो गया। ठीक है, अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम बी पे आ जाते हैं। बताओ, अब आपका CGST SGST है, पेड ऑन सर्विसेज यूज फॉर ऑल द 3 यूनिट्स, 12 लाख। बताओ, CGST SGST है। अब आपको मुंबई में कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सबसे पहले तो हम रेशियो देख लें, तो रेशियो कितना आ रहा है, 50% मुंबई का आ रहा है। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 12 लाख में से आधा 6 लाख। अब ये 6 लाख आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, C+S के आई, या आपका ओरिजिनली C+S है, क्या करोगे इसको? सब लोग बोल रहे हैं C+S, एंड C+S इज राइट, क्योंकि वो आपका सेम स्टेट है। तो आप क्या कर दोगे, C+S। बट बाकी स्टेट्स में क्या करोगे, बाकी स्टेट में एस IGST आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 3:2, तो कितना हो जाएगा आपका, ये है 12 lakhs डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा आपका 3.6 और 2.4। ठीक है, 3.6 एंड 2.4 आपने ट्रांसफर कर दिया। फिर लास्ट है आपका IGST पेड ऑन सर्विसेज फॉर ऑल द स्टेट्स, 5 लाख। ठीक है, अभी आपका सी है, तो ये क्या है IGST। अब कैसे आप ट्रांसफर करोगे? अच्छा, आप प्रपोर्शन तो आप निकाल लोगे, बस आप मुझे ये बता दो कि कहां पर IGST, कहां पर CGST SGST। तो मुंबई में आप CGST SGST करोगे क्या? बताओ, मुंबई में CGST SGST नो, सबकी जगह सब में आप क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एस। तो ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, और रेशियो तो आप निकाल लोगे 5:3:2 में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या देंगे, वैल्यूएशन का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको आईटीसी भी देंगे, और आईटीसी आपको यूटिलाइज करके भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार आप ये पढ़ लेना, जो एक्ट है, जो रूल्स की जो एक्ट में जो चीजें दे रखी है वो एक बार आप पढ़ लेना, क्योंकि आपको वो फिर लिखने में अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको यूटिलाइज कैसे करना है, ये पूरा चार्ट है। ठीक है, तो ये है आपका आईटीसी और ये है आपकी आउटपुट लायबिलिटी। सबसे पहले आपके पास आईजीएसटी का आईटीसी है। आईजीएसटी का आईटीसी सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा, किसके लिए, आईजीएसटी के पेमेंट के लिए ही। उसके पहले आप सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी पे नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी लो। हम लोग सिर्फ है ना, हम लोग अब जब यूटिलाइज करेंगे ना, तो आईटीसी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि आईटीसी को यूज करना है, आईटीसी को यूज करना है। हम ये नहीं बोलेंगे कि टैक्स पे करना है तो क्या आईटीसी यूज करें, हम किस मतलब किस वे से जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमको आईटीसी कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, आईटीसी पे रहेगा, और उससे क्या क्या हम लोग पे कर सकते हैं। सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट है आपके पास, पे क्या करोगे, आईजीएसटी। उसके बाद भी आईजीएसटी बचा तो आप क्या करोगे, आईजीएसटी से पे करोगे किस चीज का, एसजीएसटी और सीजीएसटी इन एनी ऑर्डर और प्रपोर्शन। तो पहले पता है क्या था, पहले ये था कि पहले आपको मतलब अमेंडमेंट के पहले ये था कि आपको पहले सीजीएसटी से पे करना है, उसके बाद अगर आपको टाइम और बच रहा है तो आप एसजीएसटी से इन दैट ऑर्डर पे करोगे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया। गवर्नमेंट ने क्या बोला है आपको कि सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर और प्रपोर्शन, मतलब आप पहले
CGST भी पे कर सकते हो, पहले आप SGST भी पे कर सकते हो। अगर आपको इच्छा है कि CGST पे करना ही नहीं है तो आप 0% CGST पे कर दो, 100% SGST पे कर दो। या फिर आपको अगर ऐसी इच्छा है कि नहीं मुझे तो SGST पे नहीं करना है, सिर्फ CGST पे करना है, तो सारा आप CGST लाइबिलिटी भी IGST क्रेडिट से पे कर सकते हो इन एनी ऑर्डर एंड प्रपोर्शन। ठीक है, ये समझ में आया। अब आपको IGST का क्रेडिट पूरा यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप CGST का क्रेडिट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो CGST का क्रेडिट कैसे यूज करोगे? सबसे पहले सेम वाले में आप पे करोगे, जैसे यहाँ पे भी ना IGST का सबसे पहले IGST में यूज किया था, वैसे ही CGST का सबसे पहले आप CGST में ही यूज करोगे। उसके बाद अगर क्रेडिट बच रहा है तो उसके क्रेडिट का पेमेंट आप किससे करोगे? IGST से करोगे। ठीक है, सॉरी उसका पेमेंट IGST के लिए करोगे, IGST की लाइबिलिटी के लिए। देन आपको CGST पूरा एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो SGST का ITC का यूज करोगे किसके पेमेंट के लिए? SGST की लाइबिलिटी के लिए। और SGST का बाद में सबसे पहले SGST का SGST में हो गया, उसके बाद आप SGST का यूज कर सकते हो IGST के पेमेंट के लिए। और आपका जो SGST का क्रेडिट है वो CGST के लिए यूज नहीं कर सकते, और जो CGST का क्रेडिट है वो SGST के लिए यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इन शॉर्ट फ्लो है। अब हम इसमें क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि हम कैसे 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 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। आपकी ये लाइबिलिटी है, आउटपुट लाइबिलिटी 1000, 300 और 300। तो IGST की आपकी लाइबिलिटी कितनी है? 1000 है, बट क्रेडिट आपके पास कितना पड़ा है? 1300 है। CGST का देखो तो लाइबिलिटी कितनी है? 300 और क्रेडिट भी 300। SGST का भी सेम 300 और 200। ठीक है, अब अपन पेमेंट कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ले लिया ITC और यहाँ पे हमने ले ली लाइबिलिटी। ठीक है, तो लाइबिलिटी IGST, CGST और SGST। ठीक है, और यहाँ पे ITC हो गया आपका, IGST, CGST और SGST। ठीक है, तो अब लाइबिलिटी कितनी है आपकी? 1000 रुपए IGST की है। ठीक है, और क्रेडिट कितना है आपके पास? 1300। ठीक है, तो अब इसके ना बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग तरीके से हम पे कर सकते हैं। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले जो 1000 रुपए मेरे पास ये है IGST की लाइबिलिटी, इसका मैं क्या करूं पेमेंट? निकिता इज सेइंग 1000 रुपीज आप IGST का टैक्स लाइबिलिटी पे कर दो। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? बाकी लोग भी सब यही बोल रहे हैं IGST। तो सबसे पहले तो IGST से ही पे करना पड़ेगा, तो ये 1000 रुपीज मैंने इसमें से पे कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्रेडिट और बच रहा है IGST का। ठीक है, अब ये जो 300 रुपए का है क्रेडिट, ये मैं किसके लिए यूज कर सकता हूँ? तो ये मैं दोनों के लिए यूज कर सकता हूँ, इन एनी ऑर्डर एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इसके लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में हम देखते हैं कि कैसा होता है। मैं इसके लिए भी यूज कर सकता था, बट अभी मैंने सिर्फ फॉर एग्जाम्पल इस CGST के लिए ही यूज किया है। ठीक है, तो अब आपका CGST की लाइबिलिटी पे आते हैं। ठीक है, तो CGST की लाइबिलिटी कितनी थी? 300 रुपीज, और आपने पूरा 300 का पेमेंट कर दिया है, तो अब CGST की आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं बची है। ठीक है, यह आपका पूरा 300 का पेमेंट हो गया है, या आपका पूरा 1000 का पेमेंट हो गया है। अब SGST में आते हैं। ठीक है, SGST में आपके पास आउटपुट लाइबिलिटी कितनी है? 300 रुपीज। ठीक है, और आपके पास क्रेडिट कितना है? आपके पास सिर्फ 200 का ही क्रेडिट है, तो आप क्या करोगे? 200 का पेमेंट कर दोगे यहां से, और बाकी का जो 100 रुपीज है वो आपको कैश में पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैश डाल दिया, ये 100 रुपीज आपको कैश में पे करना पड़ेगा। अब ITC का बैलेंस आपका कितना बच गया? तो CGST का आपका 300 रुपए का बैलेंस पूरा के पूरा बच गया। ठीक है, अब आपको सोचना पड़ेगा कि आपने कैश में पे किया है 100 रुपए, जबकि आपके पास क्रेडिट ऑलरेडी था, मतलब आपने प्रॉपरली क्रेडिट यूटिलाइज नहीं किया है। ठीक है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप कैसे कर सकते हो कि ये कैश आपका पे आउट नहीं हो, आपको कैश में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप कैश में पे करोगे तो आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगा। ठीक है, तो अब आप क्या सोच सकते हो कि यहां पर जब हमने 300 रुपए पे किया था,
जरूरी नहीं था कि 300 रुपए पे करें, हम उससे कम भी कर सकते थे, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो, आपका जो 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा ना, यहाँ पे आप क्या करो, वो जो 100 रुपए है वो यहाँ से कम कर दो, तो यहाँ पे आप 200 ही पे करो, ठीक है। और 100 आप SGST से पे कर दो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आपकी यहाँ पर लाइबिलिटी, SGST की लाइबिलिटी, CGST की, सॉरी CGST की लाइबिलिटी 100 रुपए और बचेगी, तो आप उसको यहाँ पे CGST से पे कर दो, तो आपका ये क्रेडिट यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको कैश में पे नहीं करना पड़ेगा। आया क्या आपको समझ में? तो ये बेटर सॉल्यूशन है, ठीक है। ये दोनों मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये आपकी फर्स्ट वाली है, ठीक है, और ये आपका सेकेंड वाला है, ये ऑप्टिमम और एफिशिएंट वे है, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको ऐसा ऐसा है, आपको यूटिलाइज करना है, तो क्या मोस्ट एफिशिएंट वे है जिसमें आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट ITC अवेलेबल फॉर करंट मंथ फॉर द कंपनी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरे चैप्टर में से कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है, ये सिर्फ इस पोर्शन के नहीं होंगे। एनुअल रिटर्न का फाइल करी है 15 सितंबर को, एनुअल रिटर्न फाइल करी है पिछले साल की, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ पर्टिकुलर्स और अमाउंट, अच्छा एलिजिबल और इनएलिजिबल के दो अमाउंट बना देता हूँ, एलिजिबल और इनएलिजिबल, कि आप किसका क्रेडिट ले सकते हो, किसका क्रेडिट नहीं ले सकते हो। इनपुट्स ए, जो कि आपने लिया है 1 लाख रुपए का उस मंथ में, अक्टूबर मंथ में, ठीक है, जिसका GST पेबल कितना है, GST आपका 1 लाख रुपए का है, बट एक ऐसा इनवॉइस है जो कि मिसिंग है 10,000 का, ठीक है। तो मैं पूरे 1 लाख का क्रेडिट ले सकता हूं क्या, बताओ? ये आपके इनपुट ए की बात है, ठीक है। आप पूरे का क्रेडिट ले सकते हो क्या? नहीं। आप कितना क्रेडिट ले सकते हो? जितना आपको इनवॉइस मिलेगा, क्योंकि आपका इनवॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इट इज अ कंडीशन, तभी वो कंडीशन फुलफिल होगी तो भी, तो ये आप ले सकते हो। तो एलिजिबल आपका कितना हो गया 90 के, और इनएलिजिबल आपका कितना हो गया 10 के, ठीक है। फिर इनपुट बी, inputs are to be received in 2 installments, first installment has been received in current month, तो फर्स्ट मंथ में आपको पूरा मतलब आधी इंस्टॉलमेंट ही मिली है, बाकी आपको अगले साल अगले महीने मिलेगी, तो अभी आप ले सकते हो क्रेडिट, तो अभी आप कुछ भी क्रेडिट नहीं ले सकते हो, तो इनपुट बी के लिए पूरा आपको इस मंथ के लिए इट इज इनएलिजिबल, ठीक है। जो लास्ट लॉट है तभी आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। देन कैपिटल गुड्स आपने लिया है, आपने कैपिटलाइज कर दी है पूरी वैल्यू, पूरी इनवॉइस वैल्यू, मतलब जो GST अमाउंट है वो भी आपने कैपिटलाइज कर दिया है, तो अब इसका क्रेडिट मिलेगा क्या आपको? नहीं। आपने अगर उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करने वाले उसको कैपिटलाइज कर दिया है, GST का अमाउंट भी, तो भी आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा 1.2 लाख इनएलिजिबल में। और इनपुट सर्विसेज है, ठीक है, इनपुट सर्विसेज 1 इनवॉइस ऑफ जनवरी मंथ, मतलब आपको अब ये इनवॉइस कब का मिला है? पिछले फाइनेंशियल ईयर का मिला है, उस पे GST पेबल है 50,000, और अभी आपको अक्टूबर में मिला है। अब बताओ, अक्टूबर में मिला है, आप उसका क्रेडिट ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते हो। कब ले सकते थे? अगर आपने अगर एनुअल रिटर्न नहीं भरी होती, अगर आप स्टार्टिंग का पढ़ो पैराग्राफ, तो उन्होंने क्या बोल रखा है कि आपने एनुअल रिटर्न कब भर दी है? 15 सितंबर को ही आपने रिटर्न भर दी है, एनुअल रिटर्न, ठीक है। हो सकता है आपने सितंबर की रिटर्न अभी तक नहीं भरी हो, ठीक है, बट आपका क्या हो जाएगा क्रेडिट लेने की लास्ट डेट? सितंबर रिटर्न या फिर एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर। तो आपने एनुअल रिटर्न 15 तारीख को ही भर दी है, 15 सितंबर पिछले मंथ ही, तो अब आप इसका क्रेडिट नहीं ले सकते। तो ये जो आपका कितना है 50,000, ये 50,000 इनएलिजिबल हो जाएगा, और बाकी का आप क्रेडिट ले सकते हो, तो 1.75 थाउजेंड आपका इसका आप क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है। आया समझ में? तो इसका आंसर भी मैंने दे रखा है और विद रिमार्क्स दे रखा है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग, अब ये आपका है, आपको इसमें मिनिमम बताना है कि हम लोग सेट ऑफ से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, कि आप मिनिमम GST कितना कैश में पे करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है अपन करते हैं। सबसे पहले आप देख लो कि आउटवर्ड में आपको GST कितना पे करना है, तो आपकी GST लाइबिलिटीज आ जाएगी,
देन इनवर्ड में आप देख लो कि आपका इनवर्ड में कितना आईटीसी है, और ये जो है आपका आईटीसी बैलेंस इनिशियली चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आउटवर्ड लायबिलिटी देख रहा हूँ। ठीक है, आउटवर्ड लायबिलिटी क्या हो गई, आपने इंट्रा स्टेट ट्रांसैक्शन किया है 8 लाख रुपीस का। ठीक है, तो 8 लाख पे आपको क्या पे करना पड़ेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी। तो ये आपका आईजीएसटी हो गया, ये सीजीएसटी हो गया, ये एसजीएसटी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इंट्रा स्टेट, ठीक है, इंट्रा स्टेट में कितना हो जाएगा, 8 लैक्स इंटू आपका 9%, तो हो जाएगा 72,000, और ये हो जाएगा 72,000। ठीक है, देन आपने इंटर स्टेट भी ट्रांजैक्शन किया है, तो ये कितना हो गया आपका 3 लैक्स, तो 3 लैक्स पे 18% आपका 54,000, तो आपकी टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई, 54,000 आपकी आईजीएसटी की हो गई, 72 आपकी सीजीएसटी एसजीएसटी हो गई। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, आउटवर्ड लाइबिलिटी। ठीक है, देन इनपुट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इनपुट्स क्या है आपके पास, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आपके पास है 57,000 और 70, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, आपका जो आईजीएसटी है, आईजीएसटी आपका 70, सीजीएसटी आपका 57 और 0 और 0। ठीक है, अब एक्स्ट्रा मैंने कितना खरीदा है, आपने इंट्रा स्टेट 2 लाख की परचेस करी है। ठीक है, तो आपकी ऐड करेंगे 2 लाख इंट्रा स्टेट सीजीएसटी एसजीएसटी में, 2 लाख का 9%, तो ये कितना हो जाएगा 18,000 और 18,000, तो यहाँ पे 18,000 ऐड कर दिया, यहाँ पे 18,000 ऐड कर दिया। ठीक है, और जो आपका इंटर स्टेट है वो है 50,000, तो 50,000 पे 18% आपका कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 9,000, यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपका टोटल इनपुट का बैलेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 79,000, और ये हो जाएगा आपका 75,000, और ये हो जाएगा 18,000। अच्छा, मैंने कुछ कैलकुलेशन गलती करी है तो बता दो, आई थिंक नहीं करी है, कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो आपकी आउटपुट लायबिलिटी फाइनली कितनी हो गई, ये हो गई आपकी आउटपुट लायबिलिटी, और ये हो गई आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेट ऑफ करना चालू करेंगे। ठीक है, तो सेम वैसा ही हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेबल। ठीक है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये आपका टैक्स है। ठीक है, और आईटीसी आपका कितना है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है, अब मुझे बताओ सबसे पहले मैं क्या करूं, आईजीएसटी का पेमेंट करूंगा आईजीएसटी से, तो कितना पेमेंट कर सकता हूं, मेरा जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कितनी है 54,000, और मेरे पास क्रेडिट कितना पड़ा हुआ है 79,000। ठीक है, तो पूरा मेरे को 54,000 यहाँ से पे करना पड़ेगा, तो 54,000 मैंने आईजीएसटी में से पे कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्रेडिट कितना बचा है, तो मेरे पास क्रेडिट बचा है 25,000 का क्रेडिट बचा हुआ है। ठीक है, अब आपको ये 25,000 सी और एस दोनों में यूज कर सकते हो, बट आपको दिमाग लगाना है कि आप सी में यूज करोगे कि एस में यूज करोगे। ठीक है, तो आप क्या सोचोगे कि जहां पे आपके पास क्रेडिट कम है आप वहां यूज करो, राइट। तो आपके पास क्रेडिट कहां पर कम है, तो एसजीएसटी में आपके पास लाइबिलिटी 72,000 है और क्रेडिट 18,000 ही है, इसलिए आप उसका यूज किस में करो, एस में करोगे, तो आपका कैश पेमेंट कम आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने पूरा पे किस में से कर दिया है, होल एसजीएसटी में पे कर दिया है। ठीक है, तो मेरा आईटीसी का सॉरी आईजीएसटी की लाइबिलिटी भी खत्म, आईजीएसटी का क्रेडिट भी खत्म। आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म होना जरूरी है, तभी आप सीजीएसटी में जाओगे। ठीक है, अब हम सीजीएसटी में जा रहे हैं, तो आपकी लाइबिलिटी कितनी है 75 और आपके पास क्रेडिट है 72, तो आपको कितना पे करोगे बताओ, 75 करोगे 72 करोगे, जितनी क्रेडिट है उससे ज्यादा तो पे कर ही नहीं सकते, तो आपको कितना करना पड़ेगा 72,000 पेमेंट कर दिया। नहीं सॉरी, आपका नहीं सही है ना, हाँ ठीक है, आउटपुट लायबिलिटी 72 है और क्रेडिट आपका 75 है, तो 3 नहीं उल्टा है ये आपका
आईटीसी आपके पास ज्यादा है और आपकी लाइबिलिटी कम है, ठीक है, तो ये जो 3000 है आपका बैलेंस बच जाएगा, है ना, 3000 आपका बैलेंस बच जाएगा। अब एसजीएसटी तो बचा हुआ नहीं, 3000 आप सीजीएसटी का बैलेंस यूज नहीं कर सकते एसजीएसटी पेमेंट के लिए, तो यहां पर ये कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप क्या करोगे, 72 उसमें 18 ही बचा है, तो आप पूरा 18 का पेमेंट कर दो और बाकी का आपको कैसे पे करना पड़ेगा, कैश से। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 43 में से ये माइनस किया तो आपका हो जाएगा 29, तो 29,000 आपको कैश में पे करना पड़ेगा। इसका आपका 3000 का बैलेंस बचेगा, ये 3000 का बैलेंस यूज नहीं कर सकते हो एसजीएसटी के पेमेंट के लिए, ये गलती मत कर देना, ठीक है। आगे बढ़े, ये तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे रीजन भी लिख रखा है, तो आप एक बार पढ़ लेना रीजन भी। हम्म, देखो अभी एक आईएसडी का क्वेश्चन है, सिरेमिटी लिमिटेड हैज फॉलोइंग यूनिट्स, उसके 3 यूनिट्स है, ठीक है। ए एक फैक्ट्री है तुमकुर कर्नाटका में जिसका टर्नओवर कितना है 27 करोड़ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। देन एक सर्विस सेंटर है हैदराबाद तेलंगाना में, उसका टर्नओवर कितना है 1 करोड़। एक सर्विस सेंटर है चेन्नई में जिसका टर्नओवर है 2 करोड़, ठीक है। अब सिरेमिटीज कॉर्पोरेट ऑफिस फंक्शन एज आईएसडी, तो एक कॉर्पोरेट ऑफिस है वो आईएसडी की तरह फंक्शन कर रहा है। इट हैज टू डिस्ट्रीब्यूट 9 लाख क्रेडिट, ठीक है, फॉर डिसंबर मंथ, दिसंबर मंथ के लिए कितना करना है 9 लाख, ठीक है। ऑफ दिस एन इनवॉइस इन्वॉल्विंग 3 लाख परटेन्स टू टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑफ टुमकुर, तो ये जो 9 लाख है इसमें से 3 लाख किसका है, एक टुमकुर फैक्ट्री का है। व्हाट शुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्पेसिफिक है वो आप स्पेसिफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये आपका जो टुमकुर है, ठीक है, टुमकुर को सबसे पहले आप क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3 लाख, टुमकुर को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो बाकी का बचा हुआ है 6 लाख, ठीक है, 6 लाख को किसको डिस्ट्रीब्यूट करूं मैं, तो मैं इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इन इन द रेशियो ऑफ देयर टर्नओवर, ठीक है। तो ये आपका 27 करोड़ टुमकुर का है, देन आपका हैदराबाद का है 1 करोड़ और आपका चेन्नई का है 2 करोड़, ठीक है। तो ये 90% इसमें चला जाएगा, देन बचा हुआ आपका इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको प्रपोर्शन में करना पड़ेगा 27:1:2 में, ठीक है। तो इस रेशियो में आपको टर्नओवर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। 5.4 लैक्स 20,000 और 40,000, ओके ग्रेट, आपने कैलकुलेट भी कर लिया, ठीक है, ऑल राइट। तो हाँ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, तो आपका आंसर भी सही है, 20,000 और 40,000 ही आएगा, ठीक है। तो guys on this note we have completed ITC chapter and I hope आपको समझ आया हो और conceptually समझ आया हो, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो you can ask me, प्लीज आप इसको रटना मत, क्योंकि अगर आपने ITC रटा तो दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो लेट्स कंक्लूड टुडेज डिस्कशन ऑन दिस नोट।